स्वागत है आप सभी का योगी स्मार्ट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर एक राज्य कर्मचारी किसी सर्विस से दूसरी सर्विस में एंटर करता है या उसमें ज्वाइन करता है तो उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना होता है, क्या उसको बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या उसको नुकसान होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यदि आप एक सरकारी सेवा में पहले से हैं और फिर आप दूसरी सरकारी सेवा में जाना चाह रहे हैं। इस वीडियो में हम केवल राजस्थान सरकार में क्या प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे और राजस्थान सरकार में एक राज्य सेवा से दूसरी राज्य सेवा, मतलब कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ही आप जब जॉब चेंज करते हैं गवर्नमेंट जॉब, उसमें क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है उन चीज़ों के बारे में आज देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में आने के लिए जो प्रोसेस है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसका क्या प्रोसेस रहता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर ये करेंगे कि आपका सिचुएशन क्या है। जैसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपने प्रोबेशन कंप्लीट नहीं किया है और उस दौरान आप एक राजस्थान की राज्य सेवा से दूसरी राज्य सेवा में जा रहे हैं, यहाँ पर ग्रेड पे का कोई इश्यू नहीं है। आप ये ना सोचें कि कम ग्रेड पे से अधिक ग्रेड पे वाली आप जॉब में जा रहे हैं या अधिक ग्रेड पे वाली से आप कम ग्रेड पे वाली नौकरी में जा रहे हैं। आपको बस ये देखना है कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको किसी भी प्रकार का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ना तो आपको जो पिछली सर्विस है वो आपके काउंट होगी, ना कोई और चीज़ का, या फिर जैसे आपके जो सैलरी है उसका किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं होने वाला है। और ना ही आपका ये प्रोबेशन पीरियड आपकी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट सर्विस होगी राजस्थान सरकार के अंदर ही उसमें काउंट होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जीरो बेनिफिट है अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने में 3 या 6 महीने का वक्त बाकी है ना, अगर इतना ही समय बाकी है आपकी गवर्नमेंट सर्विस, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट सर्विस है उसमें प्रोबेशन पूरा होने में, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपकी नेक्स्ट गवर्नमेंट सर्विस में आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। यानी आप ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन ले सकते हैं और आप अपना प्रॉपर कारण बता सकते हैं कि आपका प्रोबेशन पूरा होने वाला है और अगर ये पूरा नहीं होता तो आपको कुछ आर्थिक नुकसान होने वाला है। इस प्रकार से आप कुछ कारण देख के या फिर कुछ अधिकारी से आप मिलकर बात करके एक्सटेंशन ले सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए। अगर आपको ये एक्सटेंशन मिल जाता है तो फिर आप आराम से अपना पहला वाला प्रोबेशन कंप्लीट करके नेक्स्ट सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या फ़ायदा रहेगा ये अभी मैं नेक्स्ट केस में बताऊँगा। तो आपको सबसे पहले यही काम करना है कि आपको एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन देनी है अगर आपका कुछ ही समय बाकी है प्रोबेशन कंप्लीट होने में। फिर भी अगर अथॉरिटी नहीं मानती है नेक्स्ट सर्विस वाली तो आप क्या करेंगे, कोर्ट केस कर सकते हैं, रिट लगा सकते हैं और उस रिट में आपको फ़ायदा पहुंचने का बहुत उम्मीद आपको रहेगी। ये तो आपका पहला केस कंप्लीट हो जाता है कि अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हो रखा है तो क्या क्या चीज़ें होने वाली है। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी जो आपकी प्रेजेंट सर्विस है अगर आप उसमें प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। यहाँ पर ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको 2 टर्म है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। उससे क्या होगा कि आप इस मैटर को आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है तो 2 चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है पे फिक्सेशन, है ना, पे फिक्सेशन। पे फिक्सेशन को आप क्या बोलते हैं हिंदी में, पे फिक्सेशन को आप स्थायीकरण बोल देते हैं, जबकि पे फिक्सेशन कभी भी स्थायीकरण नहीं होता है। पे फिक्सेशन को हिंदी में कहा जाता है वेतन नियतिकरण। तो आपका जब भी प्रोबेशन कंप्लीट होने का ऑर्डर आएगा उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ होगा कि इस तारीख से, जो भी आपकी प्रोबेशन कंप्लीट होने की तारीख है, इस तारीख से आपका वेतन नियतिकरण किया जाता है और कोष्टक में लिखा हुआ आएगा पे फिक्सेशन। तो ये स्थायीकरण नहीं है, ये आपको दिमाग में क्लियर कर लेना है।
अब जैसे आपका कई बार पे फिक्सेशन तो हो जाता है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर्स की पोस्ट है उसमें तो क्या होता है कि पे फिक्सेशन यानी वेतन नियतिकरण एवं स्थायीकरण यानी कन्फर्मेशन, ये दोनों चीज़ें एक ही ऑर्डर में हो जाती है। लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट है या फिर मंत्रालय कर्मचारियों के जो ऑर्डर्स हैं उनमें आप देखेंगे कि उनके पे फिक्सेशन तो कर दिया जाता है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है कन्फर्मेशन या जिसको स्थायीकरण कहते हैं, क्या चीज़ है वो? कन्फर्मेशन, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कन्फर्मेशन आपका कई बार पेंडिंग रह जाता है और 10-10, 15-15 साल तक आपका कन्फर्मेशन किया नहीं जाता है आपके विभाग की तरफ से। अब इस कन्फर्मेशन को हिंदी में कहते हैं स्थायीकरण। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपका पे फिक्सेशन हो गया है तो आपको अधिकारियों से बात करके आपका कन्फर्मेशन का ऑर्डर भी निकलवा लेना है। अब आप कहेंगे अगर अधिकारी मना कर दे कन्फर्मेशन का ऑर्डर निकालने से तो क्या होगा? कन्फर्मेशन का ऑर्डर जो लॉ है उसके हिसाब से तो पे फिक्सेशन के साथ ही निकल जाना चाहिए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वो नहीं निकल पाता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है, वित्त विभाग का आदेश भी है कि वेतन नियतिकरण के साथ साथ कर्मचारी का स्थायीकरण भी किया जाना अनिवार्य है। तो वो ऑर्डर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसको आप ये मैं पूरा मैटर भी आपको समझाऊंगा कि इस कन्फर्मेशन से होता क्या है, इस कन्फर्मेशन के फायदे क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि फ़ायदा क्या है अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे मान लो आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया, पे फिक्सेशन भी हो गया और कन्फर्मेशन भी हो गया। तो सबसे पहली जो शर्त आपके लिए बनती है वो है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था, जिसमें आपका नया सिलेक्शन हुआ है, क्या उसके लिए आपने अनुमति ली थी? आप अगर रिटर्न में आपने एप्लीकेशन दी थी अपने विभाग को और उस एग्ज़ाम के लिए अनुमति ली थी, तभी आपको जो नेक्स्ट सर्विस में जाने के लिए वित्तीय फ़ायदे या फिर कुछ अन्य फ़ायदे आपको मिलेंगे। अगर आपने अनुमति नहीं ली है, तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। फिर भी आपको कोशिश करना चाहिए, अगर विभाग आपको बिना बिना अनुमति के कारण लाभ नहीं देता है, तो आप एक बार रिट लगाकर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस, ये आरएसआर की रूल्स में है। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ऑलरेडी इन रेगुलर सर्विस से यहाँ पर क्या मतलब हो गया? जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है। इफ अपॉइंटेड एज पीटी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years ऑन और आफ्टर 20 January 2006 shall be allowed his pay scale or fixed remuneration whichever may be beneficial to him। यहाँ पर दो चीजें हैं, अलाउड हिज पे स्केल, इसका मतलब क्या हुआ? जो उसकी पहले पे स्केल चल रही थी या तो वो उसको चूज करे या फिर फिक्स रेम्युनरेशन जो नेक्स्ट सर्विस में आपको प्रोबेशन में जो मिलता है ना अमाउंट, वो चूज करो। तो दोनों में से आप कोई भी सैलरी है वो चूज करने की आपको ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन आपको केवल पे फिक्सेशन पर भी मिल जाएगा, कंफर्मेशन इसमें जरूरी नहीं है। लेकिन कंफर्मेशन क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा तो आप जल्दी इसको समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान सरकार में कोई एलडीसी है ना, और आपका जो ग्रेड पे है वो है L5 में आते हैं, आप 2400 ग्रेड पे में आते हैं। और अब मान लीजिए आपका प्रोबेशन एलडीसी की जॉब में आपका प्रोबेशन पूरा हो गया है ना। तो जब आपका प्रोबेशन जब पूरा होता है एलडीसी की जॉब में, तो उस समय आपकी बेसिक रहती है 20,800, ठीक है। अब आपको 20,800 पर डीए मिलता है और एचआरए मिलता है ना। तो ये चीज़ आपको इसमें एप्लीकेबल होती है। अब मान लीजिए आपने अनुमति ली थी अपने विभाग से और आप सेलेक्ट हो गए हैं टीचर ग्रेड 3 में, है ना। आप टीचर में सेलेक्ट हो गए और जिसमें लेवल है N10 और ग्रेड पे है 3600। और इसको है जो टीचर्स को प्रोबेशन के दौरान मिलता है 23,700। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको टीचर ग्रेड 3 में प्रोबेशन में आपको मिल रहे हैं 23,700 रुपये और एलडीसी में ये तो बेसिक है। और बेसिक अगर आपका बेसिक में डी और ये एचआरए जोड़ दें तो हो जाता है 25,500। मतलब कि आप अगर एलडीसी में हैं, प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया है, तो आपकी ग्रोस सैलरी रहने वाली है
25,500 और टीचर में आपको दे रहे हैं प्रोबेशन में 23,700। तो आपको फिर ये ऑप्शन मिलेगा कि आप इन दोनों में से क्या रखना चाह रहे हैं अपनी सैलरी को, है ना, कि आप अपनी जो पे स्केल है उसको आप एलो करना चाह रहे हैं या जो फिक्स रेम्युनरेशन है ये जो 23,700 इसको लेना चाह रहे हैं। तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या चीज़ रहेगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा 25,500 रुपये। तो आप फिर एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि मैं अपने जो पूर्व वेतनमान है उसको चयन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपका फिर ये जो सैलरी है वो आपको इसी के अनुसार मिलना शुरू हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या अगर मैं ये जो पहले वाली ये वेतनमान है जैसे 25,500 को मैं चूज कर रहा हूँ, तो क्या फिर मुझे इसके ऊपर इंक्रीमेंट मिलेगा? तो जी हाँ, आपको जब तक 2 साल आपका प्रोबेशन रहेगा, नेक्स्ट प्रोबेशन जो रहेगा, मतलब कि प्रोबेशन की शर्तें सारी लागू होंगी लेकिन आपको वेतन में कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब तक आपका प्रोबेशन चलेगा तो आपको इंक्रीमेंट मिलते रहेंगे, है ना? तो इंक्रीमेंट मिलेंगे। फिर क्या बात हो गई, इंक्रीमेंट मिल गए तो फिर आप कहेंगे लीव्स मिलेगी क्या? तो लीव्स में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो राजस्थान सरकार की तरफ से प्रोबेशन में जो लीव्स अलाउ है, जैसे 15 लीव्स सीएल आप ले सकते हैं, केवल वही मिलेगी। आपको ना मेडिकल मिलेगा, ना आपके अकाउंट में पीएल ऐड होगी, है ना? तो ये किसी भी प्रकार की कोई लीव्स नहीं मिलेगी। लीव्स के मामले में प्रोबेशन की सारी शर्तें आपके ऊपर लागू रहेंगी। अब आपके दिमाग में एक और चीज़ आएगी कि क्या जो पिछले प्रोबेशन के 2 साल थे वो आपकी सर्विस में काउंट होंगे? तो सर्विस में काउंट होने का क्या मतलब आप समझते हैं? उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे आप अगर ये समझें कि 2 साल वो आपकी सीनियरिटी में काउंट होंगे या आपको जल्दी प्रमोशन मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आपकी नई अपॉइंटमेंट हुई है वहाँ से ही आपको फ्रेश जॉइनर माना जाएगा, यानी आपको ना तो सीनियरिटी में कोई लाभ मिलने वाला है वहाँ पर और ना ही किसी प्रकार के अदर बेनिफिट हैं जो सर्विस में वो आपको मिलेंगे। तो फिर इन 2 सालों का फ़ायदा क्या होगा? तो इन 2 सालों का फ़ायदा केवल आपकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है, यानी जब आप सुपर एनुएशन तक पहुँचते हैं उसमें आपकी ये सर्विस काउंट होगी जहाँ से आपकी जॉइनिंग हुई है। इसके अलावा इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब हम ये देखेंगे कि क्या आप जैसे आपने नई सर्विस को ज्वाइन कर लिया, अगर आप अब ये आपको सर्विस पसंद नहीं आ रही है, आप यहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप वापस पिछली सर्विस में जा सकते हैं? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा अपने दिमाग में आता है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कन्फर्मेशन ज़रूरी हो जाता है। मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी, वेतन नियतीकरण और स्थायीकरण, है ना? पे फिक्सेशन और कन्फर्मेशन। अगर आपका कन्फर्मेशन नहीं हो रखा है, मान लीजिए आपने 5 साल की सर्विस पूरी कर ली है पिछली जॉब में और आपने नई जॉब ज्वाइन कर ली है और फिर आप वापस जाना चाह रहे हैं उस पोस्ट पर, तो बिना कन्फर्मेशन के आप भले कितने ही साल की सर्विस कर लो, आप वापस नहीं जा पाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो जो है लियन का आपने नाम सुना होगा और नहीं सुना है तो अब आप इसको समझ लीजिए कि लियन क्या होता है। लियन को हिंदी में कहा जाता है पुनर्ग्रहणाधिकार, मतलब कि आप पुनः ग्रहण कर सकते हैं अपने पिछले पद को। और एक इसकी एक टर्म और भी है, इसको पदाधिकार भी कहा जाता है कि जो आपका पद पर अधिकार है वो बरकरार रहता है 2 साल तक, जब तक कि आपका नेक्स्ट पोस्ट में स्थायीकरण या प्रोबेशन आपका वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो लियन के बारे में भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से आप वापस जो है पिछली सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार में देखिए लियन को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आपको डिसीजन है वो बहुत ध्यान में रख कर लेना है इस चीज़ को कि कुछ हाईकोर्ट का कुछ एक ऑर्डर भी है जिसमें लियन के ऊपर सवाल खड़ा किया गया है और एक कर्मचारी था जिसको लियन का लाभ नहीं दिया गया। वैसे तो ले रहे हैं लोग सब, जो राजस्थान सरकार में जो भी कंफर्म एम्प्लॉयज हैं वो दूसरी सर्विस में जाते हैं तो वापस अपने पिछले पद पर आ जाते हैं कई बार, लेकिन इस पर कुछ कंट्रोवर्सी है। अगर आपके ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा रिट वगैरह लगाई जाती है तो फिर आप लफड़े में पड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगा कौन सा जजमेंट है जिसकी वजह से ये लियन है वो दिक्कत में चल रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि अगर आप कंफर्म्ड एम्प्लॉय है, मतलब आपका कंफर्मेशन हो चुका है, तो आपको लियन या पदाधिकार का लाभ मिल जाता है। कुछ एक डिपार्टमेंट है जो इसका लाभ नहीं देते हैं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो आप निसंकोच होकर इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं कि जब आप पिछले वाले डिपार्टमेंट से आप रिलीव होकर आते हैं तो आप रिलीविंग ऑर्डर में ये चीज़ ज़रूर लिखा है कि इस पद पर
इन कर्मचारी का 2 साल तक लियन या पदाधिकार रहेगा। ऐसी चीज़ें आपको लिखवानी पड़ती है, उनके बारे में मैं आपको डिटेल से अगले वीडियो में बताऊंगा। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों कि आपका क्या वेतन रहेगा और आपको क्या लाभ मिलेगा पदाधिकार या लियन से संबंधित, और किन शर्तों पर आपको ये लाभ मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये कुछ ऑर्डर्स क्रमांक दिए हुए हैं। इस लेटर के द्वारा इंक्वायरीज की गई थी, ये जो लेटर क्रमांक है यहाँ पर, और ये जो वापस वित्त विभाग की तरफ से जवाब आया था उसके लेटर क्रमांक है। ये आप आरटीए के थ्रू भी पता कर सकेंगे, है ना। तो अब के सबसे पहले हम देख लेते हैं लीव्स के मामले में क्या रहता है। वो सब मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ और रूल्स के मुताबिक, ताकि आप के मन में कोई शंका न रह जाए। तो जब आप एक सर्विस को पूरी कर लेते हैं जहाँ पर आपका वेतन फिक्सेशन और कंफर्मेशन हो चुका है, वेतन फिक्सेशन भी चल जाएगा लेकिन फिर आपको लियन का लाभ नहीं मिलेगा, हो चुका है, तो आप फिर क्या क्या आपको लाभ मिलने वाले। यहाँ पर देखिए लीव्स के मामले में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ड्यू लीव्स ऑफ हिज प्रीवियस पोस्ट। मतलब कि जो पिछली जैसे आप कोई पिछली सर्विस में थे और वहाँ पर आपने लीव्स अर्न की थी, जैसे मान लीजिए आपके खाते में 30 पीएल पड़ी है वहाँ पर पिछली सर्विस में, कुछ मेडिकल्स पड़े हैं, है ना, कुछ सीएल है, जैसे आपने वहाँ 15 में से 5 सीएल लिए और 10 सीएल आपकी बकाया है, तो क्या वो आपको मिलेगी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें जवाब आता है यस, बट इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब आप पिछले डिपार्टमेंट से रिलीव होके आते हैं तो उस लेटर में आपका लीव अकाउंट भी आना चाहिए, कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ आना चाहिए कि आपकी इतनी सीएल बकाया है और बाकी कुछ चीज़ें हैं। और ये लाइन आप जरूर लिखवा लें कि इनको जो पिछली लीव्स है उनका लाभ दिया जाए। आपकी सर्विस बुक में तो ये सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, है ना। तो सर्विस बुक तो वैसे की वैसी जाएगी, आपकी जो पिछली सर्विस बुक है उसमें आपको ये एंट्री करवा के फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइन करना होगा। फिर है वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू अर्न रेगुलर लीव एज पर आरएसआर। क्या आप जो नई सर्विस ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर आपका प्रोबेशन शुरू होगा, तो क्या आप वहाँ पर लीव्स अर्न कर पाएंगे रेगुलर सर्विस वाली, जैसे पीएल मेडिकल वगैरह। तो यहाँ पर आता है एज पर रूल 122A ही विल नॉट अर्न रेगुलर लीव्स। मतलब कि वहाँ पर आपको प्रोबेशन की शर्तें आपकी सारी लागू हो रही है, तो आप केवल सीएल है वो अर्न कर पाएंगे, पीएल और मेडिकल आपको नहीं मिलने वाला है नेक्स्ट सर्विस में। फिर है कैजुअल लीव्स। कैजुअल लीव यहाँ पर 12 लिखा हुआ, लेकिन इसके बाद रूल चेंज हुआ था, तो यहाँ पर 15 सीएल है, 15 सीएल इन 1 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर आप मिडिल ऑफ ईयर में ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको प्रोपोर्शनली यानी 1 मंथ की 1.25 सीएल के हिसाब से आपको मिलेगी। अब आगे का क्वेश्चन था ये इंक्रीमेंट के ऊपर, वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ड्यू इंक्रीमेंट ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। ये कह रहे हैं कि अगर किसी कर्मचारी का पिछली सर्विस में एक इंक्रीमेंट ड्यू है, मान लीजिए 2 महीने बाद उनका एक इंक्रीमेंट लगने वाला था और फिर वो जॉब चेंज करके राजस्थान सरकार में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर क्या उनको प्रोबेशन पीरियड में इंक्रीमेंट दिया जाएगा उनको। तो यहाँ पर आता है ही इज एंटाइटल्ड टू इंक्रीमेंट इन एग्जिस्टिंग पे, जो इनकी पे स्केल चल रही थी पहले से, उनमें उनको इंक्रीमेंट दिया जाएगा 2 साल तक, है ना। उसके बाद है एचआरए, वेदर ही इज टू एचआरए इफ यस एट व्हाट रेट ऑफ जयपुर और प्लेस ऑफ अर्लियर पोस्टिंग, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही इज, यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है कि क्या उनको एचआरए मिलेगा। अगर एचआरए मिलेगा तो कितना मिलेगा, जो पिछली पोस्ट पे मिल रहा था वही मिलेगा या नई पोस्ट ज्वाइन की है उसके हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आंसर में है कि ही इज एंटाइटल्ड टू एचआरए, मतलब कि उसको एचआरए मिलेगा और उनको डीए भी मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं, एचआरए डीए दोनों मिलेगा बेसिक पे के हिसाब से। प्रोबेशन की शर्तें लागू होती है लेकिन वेतन में आपको नुकसान नहीं होता। इसको पे प्रोटेक्शन बोला जाता है ऑफिशियल टर्म में। यहाँ पर आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है। उसके बाद लिखा हुआ ज्वाइनिंग टाइम, वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू ज्वाइनिंग टाइम एंड ज्वाइनिंग पे टाइम। यहाँ पर तो वैसे लिखा हुआ है कि उनको ज्वाइनिंग टाइम वगैरह मिलेगा, लेकिन मेरी राय आपको ये है कि आप एक सर्विस में दूसरी सर्विस में जाएं तो बीच में कोई गैप ना दें, कि अगर 2-3 दिन का आप गैप दे देते हैं तो वो सर्विस आपकी कौन वेरीफाई करेगा। मतलब ना तो जो पिछला डीडीओ था आपका वो उस गैप को वेरीफाई कर पाएगा सर्विस को, और ना जो नेक्स्ट डीडीओ होगा वो उसको वेरीफाई कर पाएगा। तो आपके सर्विस वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी, सर्विस ब्रेक हो सकती है, तो ये थोड़ा रिस्की रहता है। तो आप जैसे ही वहाँ से रिलीव होएं तो 1 दिन के अंदर आप मतलब नेक्स्ट डे ही उसको ज्वाइन कर लें,
आप उसमें गैप ना आने दें। तो ये मेरी तरफ से आपको राय रहेगी। अब यहाँ पर हमने सारी बातें कर ली हैं, अब हम कुछ सावधानियों के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जा रहे हैं तो आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था कि आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका पे प्रोटेक्शन अगर आपको लेना है तो आपका कंफर्मेशन वहाँ पर पे फिक्सेशन तो होना ज़रूरी ही है। अगर आप फिर लियन के हिसाब से भी जा रहे हैं, अगर आपका लियन का लाभ लेने का भी विचार है, तो आप फिर कंफर्मेशन ज़रूर करवाएँ अपना, है ना? तो पहली सावधानी ये हो गई कि पे फिक्सेशन और कंफर्मेशन दोनों वहाँ से कंप्लीट होने चाहिए जहाँ से आप प्रोबेशन कंप्लीट करके आ रहे हैं। आप उन अधिकारियों को कहकर भी वो ऑर्डर्स निकलवा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो गई, आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप वहाँ से आएँ तो अपने रिलीविंग ऑर्डर में पिछले वाले डिपार्टमेंट से आप जब रिलीव होवें तो उस ऑर्डर में आप ये क्लियर लिखवा लें कि इनका इस पद पर 2 साल तक लियन या पदाधिकार रहेगा, ताकि आप अगर नेक्स्ट पोस्ट में सेट ना हो पाएँ तो आपके लिए कम से कम एक रास्ता तो बचे कि आप वापस जा सकें। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका लीव अकाउंट एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार कराना होगा, ताकि फिर आपको नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपको दिक्कतें ना आए। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आप क्या करते हैं, कई बार बहुत सारी एग्ज़ाम परमिशंस पहले से ले रुके होते हैं वहाँ से पिछले डिपार्टमेंट में, है ना? जैसे मान लीजिए आपने आरएस का फॉर्म भरना था और आपने पिछले डिपार्टमेंट से तो आरएस की एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन ले रखी थी। लेकिन आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जब नए जाएँगे, तब तो आपने परमिशन नहीं ले रखी है ना, और प्रोबेशन आपका आगे चलेगा। तो अगर एग्ज़ाम परमिशन की कोई दिक्कत आती है ऐसी, तो आपको क्या करना होगा कि आपके रिलीविंग लेटर में या फिर एक अलग से लेटर बनवाइए पिछले डिपार्टमेंट से कि इनकी ये एग्ज़ाम परमिशंस हैं, पेंडिंग है, ये एग्ज़ाम इनके होने हैं, तो ये एग्ज़ाम परमिशन हमसे ले ली गई थी। इस प्रकार का एक ऑर्डर आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम परमिशन में भी कोई दिक्कत ना आए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। पाँचवीं बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जब डिपार्टमेंट चेंज करते हैं तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है, आपकी लाइफ़स्टाइल में भी चेंज आ सकता है, जिन लोगों से आप मिलते हैं वो लोग चेंज हो जाएँगे, वर्क कल्चर एकदम से चेंज हो जाएगा, आपका वर्क लोड जो है एकदम से कम हो सकता है, एकदम से बढ़ सकता है। तो इस प्रकार के कुछ चेंजेज़ आते हैं, उन चेंजेज़ के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है और नई सर्विस जॉइन करते ही वापस पिछली जॉब के बारे में सोचना आपको बंद करना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने टाइम नहीं दिया तो आप पैनिक हो सकते हैं एकदम से। तो इसलिए आपको कम से कम जब नेक्स्ट सर्विस में जाते हैं तो आपको 6 मंथ तक उस सर्विस को टाइम देना चाहिए। अगर उन 6 महीनों में भी आप उस सर्विस में सेट नहीं हो पाते, तो फिर आप पिछली पोस्ट पर आप जाने का सोचें, वरना आप अपना माइंड मेकअप करके आएँ कि आपको वापस नहीं जाना है। क्योंकि आप वापस पिछले डिपार्टमेंट में जाने की सोचते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया से मेंटली डिस्टर्बेंस, इन सब चीज़ों से आपको गुज़रना पड़ सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 7th में आपको बात ये बताने वाला हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब आप राजस्थान सरकार में ही अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, तो आपको ये फ़ायदे मिलते हैं। कौन से? कन्फर्मेशन वाले जो लियन है, पदाधिकार है, उसके फ़ायदे की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे विभाग में कार्यरत हैं जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, है ना? जैसे आप विद्युत विभाग में कार्यरत हैं और फिर आप राजस्थान सरकार में जाना चाह रहे हैं, राजस्थान सरकार की कोई पोस्ट लेना चाह रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लीजिए। तो अब जब यहाँ से आप इस पोस्ट पे आएँगे या फिर राजस्थान सरकार से आप बिजली विभाग में जाएँगे, तो आपको पे प्रोटेक्शन तो है, वो मिल जाएगा, लेकिन आपको लियन यानी पदाधिकार का लाभ नहीं मिलेगा, फिर आप वापस पोस्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि राजस्थान सरकार के अंदर ही वो विभाग होना चाहिए जिसमें आप जॉब चेंज कर रहे हैं, तभी आपको पदाधिकार का लाभ मिलेगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, जैसे जेडीए है ना, जो विकास प्राधिकरण होते हैं, जैसे जोधपुर विकास प्राधिकरण हो गया, जयपुर विकास प्राधिकरण हो गया, उससे आप स्टेट गवर्नमेंट से आप उसमें नहीं जा सकते। कुछ और डिपार्टमेंट जो भी आपको सेल्फ बॉडी लगे या फिर कोई भी आपको लिमिटेड टाइप की कंपनी लगे, जैसी बॉडी लगे, तो उससे आप फिर राजस्थान सरकार में या राजस्थान सरकार से उस बॉडी में आप नहीं जा सकते। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो के लिए लाइक का जो टारगेट है वो 1000 लाइक्स रखा गया है।
यही हमारे लिए सपोर्ट की बात होगी कि आप वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपकी जो भी परेशानी होती है वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।